हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कोड BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर जून 2024 का। ये जैसा कि आप सभी को पता है, ये मैक्सिमम 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और मिलता है इस पूरे पेपर को करने के लिए सिर्फ 2 घंटे। तो हम फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब इसका आंसर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट कहते किसको है। नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा मॉडिफाइड नहीं होता, ठीक है, जिसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्रॉप फील्ड है ना। क्रॉप फील्ड क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब इसमें ह्यूमन क्रॉप फील्ड है, फसलें हैं तो कौन उगाएगा उनको? ह्यूमंस। सेंचुरीज है, इनको मेंटेन कौन करेगा? ह्यूमंस। पार्क है, पार्क में पेड़ पौधे कौन लगाता है? ह्यूमंस। और हमारा आ गया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल है, इसमें ह्यूमन की कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? डिटर्मिनिज्म के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। डिटर्मिनिज्म होता क्या है कि जो ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, नेचर, इन सबको जो हम अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग रॉक्स पाए जाते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग नेचर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिज्म। अब ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट दिया था, ऑप्शन नंबर 4, फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेडरिक रेटजेल ने। वो एक जर्मन जियोग्राफर थे, जियोग्राफर जो भूगोल के बारे में, मर्याद के बारे में, उसके एनवायरमेंट के बारे में, इसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं? जो फ्यूचर को बिना नुकसान, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम जो डेवलपमेंट करते हैं, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इन कौन से गोल्स इसमें लिखे हुए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आते? ऑप्शन नंबर 1, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट मतलब एनवायरमेंट के बारे में है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आता है। क्वालिटी हेल्थ केयर, ये नहीं आता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं आता। क्वालिटी एजुकेशन आता है, जेंडर इक्वालिटी आता है, क्लाइमेट एक्शन आता है, ये सब आते हैं, लेकिन क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं आता 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। नेक्स्ट है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबव मीन सी लेवल। लाइफ मीन सी लेवल मतलब समुद्री तल से कितने ऊपर के बाद, कितने किलोमीटर ऊपर जाएंगे कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो वो है 8000 मीटर। 8000 मीटर के ऊपर अगर हम सी लेवल से 8000 मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट ट्रॉफिक लेवल 5 इन एन एक्वेटिक एनवायरमेंट। एक्वेटिक एनवायरमेंट में ट्रॉफिक लेवल 5 में कौन से एनिमल्स आते हैं? ट्रॉफिक लेवल 5 में टॉप कार्निवर्स आते हैं। कौन आते हैं? कार्निवर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्निवर्स। जैसे प्लैंकटॉन्स हैं, प्लैंकटॉन्स तो जितने भी प्लांट होते हैं उनकी बात करते हैं, उनको प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। लार्ज फिश तो उसमें ज़रूरी नहीं है हमारा ब्लू व्हेल भी आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ब्लू व्हेल्स या डॉल्फिन्स ये सब कार्निवोर हो। स्मॉल फिशेज होती हैं, ये कार्निवर्स भी होती हैं, ऑमनिवोर्स भी होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शार्क एक ऐसा एनिमल है, ऐसा बोले एक्वेटिक एनिमल है, जो कि ट्रॉफिक लेवल 5 में आता है। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रिजर्वायर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज। जो सल्फर का मेन रिजर्वायर होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर का मतलब हमारा अर्थ की 4 लेयर्स होती हैं, सभी को पता होता है। अर्थ के 3 भाग होते हैं, 4 नहीं 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर जिस पे हम स्टैंड करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे मेंटल होता है, उसके नीचे इनर कोर और आउटर कोर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे क्रस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और सल्फर वहीं पे जाके स्टोर होता है, ठीक है। और सॉइल, मिट्टी और सेडिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फर, मतलब मिट्टी और सेडिमेंट्स किनके फॉर्म में स्टोर होते हैं? सल्फर की फॉर्म में। तो सल्फर साइकिल में जो सॉइल और सेडिमेंट है वो सबसे बड़ा रिजर्वायर है। यहाँ पे बायोस्फीयर की बात हो रही है, तो मतलब अर्थ की बात हो रही है, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एयर। ऑर्गेनिज्म क्या है? जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओशियन क्या है? ओशियन की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बायोस्फीयर के अंडर आते हैं वो क्या है? सॉइल एंड सेडिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं? जो पॉइनियर और क्लाइमेक्स के बीच के स्टेजेस होती हैं उसको बोलते हैं सीरियल स्टेज। क्या बोलते हैं? सीरियल स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सीरी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंट ईटर्स, जियांट फ्लाइंग स्क्वैरल्स एंड स्लोथ्स आर फाउंडेड। मतलब जो चींटियां खाते हैं और जो बड़ी बड़ी फ्लाइंग स्क्वैरल्स को खाते हैं, जो स्लॉथ्स को खाते हैं, वो कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? देखो, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑप्शन नंबर 1, 2 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट।
तो जहाँ तक हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी होती कहाँ पर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड estuary इज अ ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग। estuary एक ट्रांजिशनल जोन है जो किसको रिप्रेजेंट करती है? estuaries होता क्या है? estuaries क्या होते हैं? estuaries सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं और ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे? ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन अ लार्ज बेस। मतलब ये जो estuaries होते हैं सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which biome experiences intense heat and strong wind with a great desiccating action during the months of April and June? कौन सा बायोम एक्सपीरियंस करता है बहुत ज़्यादा हीट, स्ट्रॉन्ग विंड को, ग्रेट डेसिकेटिंग एक्शन मंथ कौन से महीने में? अप्रैल एंड जून। तो कौन सा होगा? सबको पता है अप्रैल और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा हवाएं कौन से इलाके में, कौन से बायोम में होगी? तो वो होगी डेजर्ट बायोम में। तो ऑप्शन नंबर 3 डेजर्ट बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following aquatic organism is found living at the bottom of the water mass? ये हमने 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी किया था कि समुद्र के या नदी के कोई भी वाटर बॉडी है, उसके सबसे जमीन तल में कौन से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं? वो रहते कौन से हैं? बेंथोस रहते हैं। कौन से रहते हैं? बेंथोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो कभी खत्म ना हो? कौन से होते हैं जो कभी खत्म ना हो? जैसे कोल हो गया, ये खत्म हो जाते हैं, एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी खत्म हो जाएगी, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। इनको हम एक बार काट देंगे तो नए पेड़ पौधे उग सकते हैं, कभी भी फॉरेस्ट खत्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली टू वाटर वेपर फेज इज नोन एज। सॉलिड वेपर मतलब कि सॉलिड वाटर है, मतलब हमारे पास आइस का एक टुकड़ा है, वो बिना पानी में कन्वर्ट हुए वो डायरेक्ट भाप बन जाए, वाटर वेपर बन जाए, तो उस स्टेट को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? देखिए, इंडिया में दो तरह के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, एक ट्रेडिशनल होता है और एक मॉडर्न होता है। ट्रेडिशनल का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल खेतों में कैसे पुराने टाइम में कैसे पानी लगाए जाते हैं, जैसे बैम्बू ड्रिप इरिगेशन होता था पुराने टाइम में, जो हार्ट्स पुराने टाइम का है, ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, कुछ पुराने टाइम का है ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 स्प्रिंकलर इरिगेशन, कौन सा है? स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये है मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं? सभी लोगों ने फव्वारे देखे होंगे, तो ये फव्वारों की तरह छोटे छोटे टैप्स लगा दिए जाते हैं हर एक क्यारियों में, फील्ड्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के, और ये फव्वारों की तरह इनको चलाया जाता है और ये पूरे खेत में पानी को फैला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिससे सॉइल इरोजन को हम कम नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन है ग्रोइंग ग्रास, श्रब्स एंड ट्रीज, इससे सॉइल इरोजन कम होगा, ये सभी को पता है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वॉल्स अलोंग द कोस्ट, ये भी ठीक है। रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप, ये गलत है कि अगर हम बड़े बड़े पेड़ पौधों को हटा देंगे तो सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। Next question, which one of the following is an ecological significance of forest? Providing numerous life-sustaining pharmaceutical products, wood and bamboo pulps used for manufacturing of paper, check soil erosion, supports livelihood of many tribal communities. तो हमें ये बताना है which one of the following is an ecological significance of forest? Check soil erosion, कौन सा है? check soil erosion। ये सबसे important जो जंगलों का फॉरेस्ट है वो have significant ecological role, कि डायरेक्ट इकोलॉजिकल रोल अपनाता है जो फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 है, ये मैंने बता दिया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्राउन फायर टेक प्लेस इन द। क्राउन फायर होता क्या है? क्राउन फायर वो होता है जब बहुत ज़्यादा आग लग जाती है, जंगलों में क्राउन फायर्स लगते हैं, और ये फायर्स लगते कहाँ है? कैनोपी पे, मतलब ट्रीज के टॉप पे लगते हैं, ये डेंस फॉरेस्ट में लगते हैं बहुत ज़्यादा ये अब, और एक बार लग गए तो ये पूरी जंगल को जला देते हैं। तो ये क्राउन फायर्स डेंस फॉरेस्ट में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? डेंस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स? कौन से एक्ट ट्राइबल्स को, जो जंगलवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं ट्राइबल्स, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को कौन सा एक्ट राइट देता है वहाँ पे रहने के लिए? फॉरेस्ट एक्ट 2006। अब इसमें है क्या? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ट्राइबल राइट को लीगल रिकॉग्निशन देता है कि वो उन जंगलों में रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ हाई एंडेमिज्म, इसका ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन नंबर 1। अब हाई एंडेमिज्म होता क्या है? वो स्पीशीज जो खतरे में होती है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में वो स्पीशीज रहती हैं जो खतरे में रहती हैं, जिनका शिकार किया जाता है, और वो और कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में मतलब वो उन इलाकों में मिलेगी जहाँ पे उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। हाई एंडेमिज्म का मतलब होता है वो स्पीशीज जो खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? सब इंडिया में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? टी की, टीक की, मैंगो की या फिर वीट की? हम सभी को पता है हमारी इंडिया में मैंगो की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जिससे हमें पता चले कि क्या क्या हो रहा है। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शनल वैल्यू, एग्जिस्टेंट वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, बीक्वेस्ट वैल्यू। देखो, इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये है यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, ये उनको रेफर करते हैं कि नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, रिक्रिएशन बेनिफिट्स इसमें बताई जाती है। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन है, ऑप्शनल वैल्यू, एग्जिस्टेंट वैल्यू या फिर बीक्वेस्ट वैल्यू, ये नॉन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 4, एस्थेटिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? इंडिया हैज वन ऑफ द 12 सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ट्रू है कि इंडिया में 12 सेंटर है कल्टिवेटेड प्लांट्स के। इंडिया 12 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स, ये भी सही है। 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं फाउंड इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में पाई जाती है और उसके नेबरिंग कंट्रीज में पाई जाती है। इंडिया हैज 26 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर। नहीं, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 12 रिकॉग्नाइज्ड एंडेमिज्म सेंटर है जहाँ पे उन स्पीसीज को रखा जाता है जो अभी खतरे में है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी ऊपर आया था क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें हाई एंडेमिज्म का मैंने बताया था कि वो जो स्पीशीज खतरे में होती है उनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा जाता है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कौन नहीं आते? तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है कि वो एनर्जी जो पॉल्यूशन नहीं करती है, वो एनर्जी जो पॉल्यूशन नहीं करती है और जो नहीं है, रिन्यूएबल है, जो कभी खत्म नहीं होगी, और उसको क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कोल है, नॉन रिन्यूएबल है, खत्म हो जाएगी। नेचुरल गैस है, नॉन रिन्यूएबल है। एटॉमिक एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल है। सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी है जो रिन्यूएबल है और नॉन कन्वेंशनल है, मतलब जो पॉल्यूशन नहीं करती। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री होता है, सही बात है। चीप भी होता है, ये भी सही है। बहुत चीप एंड पॉल्यूशन, ट्रू। ऑप्शन नंबर 3, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से ना तो पॉल्यूशन होता है और ये फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा से बनते हैं, सूरज से बनते हैं। जैसे सूरज से सोलर पैनल्स बने हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड से विंड एनर्जी बनी है, तो क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये चीप भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं और पॉल्यूशन फ्री भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज? सबसे ज़्यादा फ्यूल के लिए सुटेबल कौन सा फ्यूल सेल होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का? तो होता किसका है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर 1। क्यों? हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो बहुत ही क्लीन एनर्जी देता है, इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ। स्लज गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? सबको पता है स्लज गैस किससे बनती है? बायोगैस से। जब हम बायोगैस को बनाते हैं, बहुत सारे डंक को, काउ डंक को या बुफेलो डंक को, एनिमल डंक को हम एक बड़े से कंटेनर में डालते हैं और उसको जब क्या कहते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब एक स्लज गैस बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो कौन सी गैस होती है? सबको पता है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी एनिमल को जनन करने के लिए तैयार करना। तो डक्स नहीं, स्नेक्स को कौन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेगा? जब तक वो करेगा तब तक वो स्नेक उसको डस के भाग जाएगा। लिजार्ड्स नहीं, इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जो वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगलों में एलिफेंट्स रहते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एलिफेंट्स में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मतलब उनको सुरक्षित करने के लिए, एलिफेंट्स की जो संख्या है वो कम ना हो, इसलिए उनके कंजर्वेशन के लिए एलिफेंट्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फॉस्टरिंग एज अ कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल इन? कंजर्वेशन टेक्निक कौन से एनिमल्स में, किस में किया जाता है? वो किया जाता है वूपिंग क्रेन में, जिसमें वूपिंग क्रेन को कंजर्व करने के लिए फॉस्टरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Mangrove in the coastal area work against erosion by acting as? Mangrove is in the coastal area.
वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज। अब मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे लगाए जाते हैं ताकि सॉइल इरोजन कम हो। तो कौन से मैंग्रोव के लगाए जाते हैं, नेचुरल बुलवार्क। कौन से लगाए जाते हैं, नेचुरल बुलवार्क। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MAB program run by UNESCO, MAB stands for mankind and biomes, man and biome, biosphere, mankind and biodiversity। तो ऑप्शन नंबर 1 है मैन एंड बायोस्फीयर। अब यूनेस्को ने ये मैब प्रोग्राम चलाया क्यों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, जिसमें मैब किस लिए स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एसोसिएटेड विद भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन सी गैस की वजह से हुई थी, तो इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ क्या था। एक भोपाल में 1984 में यूनियन कार्बाइड नाम का एक प्लांट था, मतलब एक कंपनी थी जहाँ पे एक गैस लीक हुई थी। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये ट्रेजेडी हुई कब थी, 1984 में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से ईयर में हुई थी, कौन सी गैस, तो कौन से प्लांट में हुई थी, तो कौन से प्लांट में हुई थी, यूनियन कार्बाइड प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर यूज ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेजर है जिसमें हम बैक्टीरिया को डिकम्पोज कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को, ऑक्सीजन को कैसे मेजर करते हैं, वो हम करते हैं MPN के द्वारा, या फिर TDS के द्वारा, या COD के द्वारा, या BOD के द्वारा। हम करते हैं BOD के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। अब ये BOD होता क्या है, BOD, B स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल नहीं, बायोकेमिकल, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, D फॉर डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो एक वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी वाटर, कोई भी गंदा पानी, शिवर का पानी, कोई भी पानी, वो कितना पॉल्यूटेड है। BOD टेस्ट करते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोडिग्रेडेबल हो जाए, मतलब वो खाद बन जाए, मिट्टी में मिल जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी में नहीं मिलती, जैसे DDT, प्लास्टिक, मर्क्यूरी, ये कभी भी मिट्टी में मिक्स होकर कभी भी खत्म नहीं होती है ना, प्लास्टिक तो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, ये कभी पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 2, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा है, पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया इज। इंडिया में हर एक जगह के लिए अलग अलग नॉइज पॉल्यूशन की लिमिटेशंस दी गई हैं, कमर्शियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, साइलेंस। लेकिन जो पूरी इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में एक फिक्स कर दिया गया है कि इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, वो है 45 dBA। ठीक है, नाइट में, ऐसा नहीं है दिन में भी तुम कोई DJ बजा रहे तो जाके हल्ला करो कि शोर मचाओ, नहीं नहीं नहीं, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, देखो फिजिकल ट्रीटमेंट कंडीशनिंग है, क्या है, कंडीशनिंग क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट। डाइजेशन क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कंपोस्टिंग, और ये भी बायोलॉजिकल है। लेगुंग, ये भी बायोलॉजिकल है। तो फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है वेस्ट का, कंडीशनिंग, क्या है, कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन। वेस्ट को कम करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ये भी 2023 के दिसंबर के पेपर में आ रखा है, ये मैंने उसमें भी बताया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, लैंडफिल डिस्पोजल। कि अगर हम किसी वेस्ट को अच्छे से, और बेस्ट मेथड है कोई, तो हमें उसको लैंड फिल कर देना चाहिए, मतलब कोई गड्ढा है बहुत ज़्यादा बड़ा, उसमें डाल दो, वहाँ पे बहुत अच्छा ये डिस्पोजल माना जाएगा। वो गड्ढा भी, वो जो गड्ढा है वो भी भर जाएगा, और हमारा वेस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर। तो ऐसा कौन सा फेनोमेनन है जो पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जो एक फूड चेन से दूसरे चेन में जाते हैं। बायोडिग्रेडेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो कंसंट्रेशन, बायो एक्यूमुलेशन। नहीं, ऑप्शन नंबर 2, बायो मैग्निफिकेशन। अब इसमें होता क्या है, जो DDT, मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो फूड चेन में बढ़ते जाते हैं, इसीलिए जो बायो मैग्निफिकेशन है वो इसमें बहुत हेल्प करता है। ये फेनोमेनन क्या करता है, पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है एक फूड चेन से दूसरे में लिंक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ रेनफॉल ऑफ 4 प्लेसेस। 4 जगह हैं जहाँ के pH वैल्यू है ABCD, गिवन बिलो जो नीचे दे रखे हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस विच हैड द एसिड डिपोजिशन। उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे एसिड डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, एसिडिक रेनफॉल हो रहा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम सभी को पता है कि एक pH स्केल होता है। क्या होता है, pH स्केल, जो 0 से लेके 14 तक होता है। कितने तक होता है, 0 से लेके 14 तक। बीच में नंबर होता है 7। क्या होता है, 7। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल pH, ठीक है। 7 और 14 के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं, बेसिक।
लेकिन 0 और 7 के बीच में जितने भी pH होते हैं 1 to 6, 0 से 7 तक, वो होते हैं एसिडिक। अब नंबर जितना कम होगा पानी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे मान लेते हैं हमारा कितना है 1, कितना है 1, तो ये क्या है एसिडिक है। अगर 2 है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है 1 है। तो इसमें से देखते हैं 5.5 क्या है 5.5, 6.5, 6.2, 6.9, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा है 5.5, तो कौन सा है एसिडिक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which day is observed as the International Day for the Preservation of Ozone Layer? ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा डे इंटरनेशनल डे माना जाता है, वो है 16th ऑफ सितंबर। कौन सा है 16th ऑफ सितंबर। और ये मनाया क्यों जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है कौन सा दिन, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFCS? CFCS का मतलब क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इन ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, दे आर यूज्ड इन पेंट्स एंड डिओड्रेंट्स, दे आर स्टेबल एंड रिमेन इन लोअर एटमॉस्फेयर फॉर मेनी इयर्स, दे आर अनअफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, ये सही नहीं है क्योंकि ये अफेक्टेड होते हैं ना कि अनअफेक्टेड। CFCS क्या करते हैं, ये यूवी रेडिएशन से अफेक्टेड होते हैं, तभी तो ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन में हेल्प करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। ओजोन लेयर का डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, CFCS की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन द ईयर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब लागू किया गया था, 1976 में। कब किया गया था, 1976 में। और ये अमेंडमेंट 42nd मतलब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दाखिल किया गया था, तब लागू किया गया था, उसमें इसके बारे में लिखा गया है 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट, NBA हैज बीन सेट अप अंडर द विच एक्ट? NBA कौन से एक्ट के अंदर सेट हुआ है, तो NBA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, चेन्नई के तमिलनाडु में है। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है वो 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था, बनाया गया था। और ये जो एक्ट की बात पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट, कौन सा है ये, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? कौन सा एनिमल है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, क्रोकोडाइल, कैमल, एलिफेंट, लायन। कौन सा है, कैमल। कैमल कहीं पे भी आराम से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज। यहाँ पे अब बोला है कि जब हम ओरिजिन ऑफ डिजीज की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या कहते हैं, ये बताना है हमें। तो एटियोलॉजी, क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी। अगर हम कोई भी बीमारी हमें कैसे हुई है उसके ओरिजिन को डिस्कवरी करनी है, स्टडी करना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, एटियोलॉजी बोलते हैं। तो बाकी के भी हमें पता होने चाहिए, जैसे एपिडेमियोलॉजी है, सीरोलॉजी है, पैथोलॉजी है, तो इनका मतलब क्या है, ठीक है। एटियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी हमें हुई है तो वो कैसे हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है सीरोलॉजी, क्या है, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का मतलब है, सीरोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी और डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सीरम। जब हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं, ब्लड सीरम की व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे तो कौन सी स्टडी होगी, वो सीरोलॉजी स्टडी कहलाएगी। पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी, अगर हमें कोई बीमारी हुई है उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे जो इंजरीज होती है, हमें नुकसान होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे पैथोलॉजी। अब आता है हमारा एपिडेमियोलॉजी, क्या आता है, एपिडेमियोलॉजी, ये रहा, मिल गया। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो एपिडेमियोलॉजी कहलाएगी वो। और अगर हम ओरिजिन ऑफ डिसीज के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, एटियोलॉजी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज? कौन सा जो इनमें से कौन सी 4 बीमारियां हैं, चारों में से कौन सी एक बीमारी है जो जेनेटिक है? पहला क्या है, मलेरिया। मलेरिया जेनेटिक है? नहीं, वो पैरासाइटिक डिजीज है। अल्कोहलिज्म, ये जेनेटिक हो भी सकता है लेकिन ये नॉर्मली क्या है, एनवायरमेंटल डिजीज है। अल्कोहलिज्म लोगों को एक बार पीने से, 2 बार पीने से जब वो रेगुलर कर देते हैं तो उनको अल्कोहलिज्म की आदत लग जाती है। नेक्स्ट होता है डायबिटीज। डायबिटीज ये क्या है, ये जिन लोगों को डायबिटीज होता है, ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक होता है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, इससे प्रिकॉशंस लें, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर प्योरली नहीं कहलाएगा, ये कुछ हद तक ठीक हो जाता है। पूरी तरीके से डायबिटीज अगर एक बार आपको हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जेनेटिकली आपके बच्चे में जाने के चांसेस कम भी होते हैं और हो भी जाते हैं, तो ये पूरा गारंटी नहीं है कि नहीं होगा और हो भी जाएगा, ये भी गारंटी नहीं है। मंगोलिज्म,
मंगोलिज्म डाउन सिंड्रोम का पुराना नाम है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक है। ये ठीक करने का कोई तरीका नहीं है कि अगर आप में डाउन सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 21, हमारे शरीर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब 21 क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रैंड बन जाता है, तब हमें होता है डाउन सिंड्रोम। ये जेनेटिक होता है, हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिल सकता है। एक बार जन्म लेने के बाद हमें डाउन सिंड्रोम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर कौन से होते हैं? जियोलॉजी का क्या मतलब है? जिसमें जियोलॉजी मतलब जिसमें अर्थ पार्टिसिपेट करे, अर्थ प्रोसेस से जुड़ा हो, जो जैसे फ्लड है, वो जियोलॉजिकल नहीं है, ये हाइड्रोलॉजिकल है। हीट वेव है, लैंडस्लाइड है, फॉरेस्ट फायर है। देखो, फॉरेस्ट फायर जो है वो एनवायरमेंट रिलेटेड डिजास्टर है, हीट वेव है, ये एनर्जी से रिलेटेड डिजास्टर है। लेकिन जो लैंडस्लाइड है ऑप्शन नंबर 3, ये कैसा डिजास्टर है? जियोलॉजिकल। तो 46 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट वॉज एसोसिएटेड विद। चंडी प्रसाद भट्ट ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको मूवमेंट चलाया था। कौन सा मूवमेंट? चिपको मूवमेंट चलाया था। अब इस चिपको मूवमेंट में लोग करते क्या थे? ये उत्तराखंड में चलाया गया था चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट में उत्तराखंड के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। उत्तराखंड में जब गवर्नमेंट ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था, तो लोग क्या करते थे? पेड़ों से चिपक जाते थे। तो उस टाइम पे ये मूवमेंट चलाने की वजह से अब चिपक जाते थे, तो इसीलिए इस मूवमेंट का क्या नाम आ गया? चिपको मूवमेंट। जब भी कोई पेड़ काटने जाता था, तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे और वो पेड़ नहीं काट पाते थे। और इस मूवमेंट को चलाया किसने था? चंडी प्रसाद भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of which of the following views considered nature as mother and cannot be tamed। ऐसे कौन से मतलब देश के लोग हैं, मतलब इंडिया के सीनिएटिक व्यूज, वेस्टर्न व्यूज वॉज वेस्टर्न एंड सीनिएटिक व्यूज, कौन से व्यूज है जो इंडिया को अपने अपने नेचर को मदर मानते हैं, माँ मानते हैं? तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कि हमारा एक इंडिया है जो अपने नेचर को माँ मानता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49 है, एनवायरमेंटल डिसीजन दैट अफेक्ट सर्टेन एथनिक ग्रुप्स रिप्रेजेंट। एक ऐसा एनवायरमेंटल डिसीजन जो किसी एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो, वो क्या है? सोशल इनिक्विटी है। क्या है? सोशल इनिक्विटी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENVIS सेंटर्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय। जो ENVIS सेंटर है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? ENVIS है एक एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब एनवायरमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक आराम से पहुंच सके। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है पूरा का पूरा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और वीडियो देख के लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स।